हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। तालीम किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होती है। जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने अपने मायार तालीम को भी बुलंद किया है। हमारे आज के शो के मेहमान सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन पंजाब एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं साहब है, जिनके घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अपने घर में वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज का दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि उनकी शख्सियत कैसी है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। मैं जी फैसलाबाद में पैदा हुआ। वहाँ पे हमारी ज़मीनें हैं। सरफराज मॉडल फार्म्स था, मेरे दादा ने बनाया था। तो वहाँ पे एक फार्म हाउस था काफ़ी बड़ा, उसमें मैं भी रहा। मैं तो अकलौता था और मेरे फर्स्ट कज़न से ताया के बच्चे थे, वो भी वहीं रहते थे। मेरी ताई अंग्रेज़ थी और वो ही हमें बचपन में पढ़ाती भी थी, जो प्री स्कूल जिसको कहते हैं। फिर मैंने 79 में एचिसन कॉलेज में आ गया लाहौर में। फिर थ्रू आउट स्कूलिंग जो है वो यहीं से है, लाहौर से। फिर जब तक मैं अमेरिका नहीं चला गया। आपकी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ तफसील से जानना चाहेंगे। इब्तिदाई तालीम जी एचिसन कॉलेज में ही थी और पहले मैं बहुत शाय था जब यहाँ पे आया। ऑल्दो आई वाज सीरियस स्टूडेंट, लेकिन शाय था और ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता था। हालांकि जो टीचर्स थी उनका ख्याल था कि मेरे में बहुत पोटेंशियल है और काफ़ी उन्होंने पुश किया। कई बहुत अच्छे मेंटर्स मिले स्कूल में, जिन्होंने इवन K2 की मेरी जो क्लास मिस्ट्रेस थी और जो क्लास 4 में थी, उन दोनों का ये ख्याल था और बहुत उन्होंने पुश किया कि मैं लीडरशिप रोल्स में आऊँ जूनियर स्कूल से ही। फिर प्रेपरेटरी स्कूल एचिसन कॉलेज में होता है, वहाँ पे भी जो मेरे हाउस मास्टर थे वो मुझे पुश करते रहते थे और मैं भागता था कि मैं तकरीर ना करनी पड़े या कंपटिशन्स में हिस्सा ना लेना पड़े। स्पोर्ट्स का भी शौक़ था, उसमें मैं बेहतर था। स्विमिंग, क्रिकेट, हॉकी। क्लास में ज़्यादा वोकल होते थे आप? नहीं, क्लास में मैं बहुत कम बोलता था। हाँ। अक्सर सवालात के जवाब मुझे पता होते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने कभी बताई नहीं। और मैं बड़ा हैरान होता था जब स्टूडेंट सवाल पूछते थे कहीं, तो मुझे लगता था ये इतने ऑब्वियस से जवाब हैं तो क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं खुद कम ही बोलता था क्लास में। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी शख्सियत है या बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने आपको मुतासिर किया हो? जी हाँ, बहुत सारी हैं और उनके मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुतासिर कौन है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर शख्सियत तो कोई भी नहीं है शायद। जानना चाहेंगे कौन कौन कब कब आपको मोटिवेट करता रहा? आपके टीचर्स भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे। मुख्तलिफ लोग हैं जी। अगर आप रिलेटिव्स में पूछें तो मेरे एक कज़न हैं शाहिद राजा, उनका नाम है, ब्यूरोक्रेट थे। अच्छा। और वो उनकी ऑनेस्टी और नॉलेज और बहुत ज़बरदस्त किस्म के वो ऑफिसर थे और उनसे मैं बहुत मुतासर रहा बचपन से, बहुत सारे एस्पेक्ट से उनके। फिर कुछ चीज़ें ऑब्वियसली अपने वालिद से तो आप डेफिनेटली मुतासर होते हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं, उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस था बचपन में। और हालांकि वो तो मैं जब उनकी डेथ हो चुकी थी जब मैं बड़ा हो रहा था, लेकिन उनके बारे में किताबें और स्पीचेस और ऑल दैट। और फिर ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्समैन इमरान खान से मैं बचपन से ही बड़ा मुतासर था और पसंद भी करता था। ही वॉज माई फेवरेट। और जब वो पॉलिटिक्स में आए तो तब से उनकी जो पॉलिटिकल जो गुफ्तगू वो करते थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके, वो भी बड़ी इंप्रेसिव लगती थी, बड़ी डिफरेंट लगती थी। अच्छा। आम सियासतदानों से बड़ा उनका जो क्लियर किस्म का स्टैंस है और पहले भी था, वो बड़ा अपील करता था। बचपन का बड़ा खूबसूरत वक्त होता है इंसान का, बहुत सारी यादें इंसान की वाबस्ता होती हैं। आपके बचपन का कोई यादगार वाक़या जो आप हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हो? स्कूल के अंदर मैं जैसे पहले बताया गया वाज अ बिट शाय और ऑल्दो मैं कोई बुज़दिल कभी नहीं था, लेकिन वालिदैन का डर ये था कि किसी सूरत में शिकायत नहीं आनी चाहिए घर पे। और अच्छा। कई दफ़ा स्कूल में उस वक्त तो अब कम हो गया, लेकिन काफ़ी तब वाक़यात होते थे कि स्टूडेंट्स जो हैं, ज़मींदारों के बच्चे भी पढ़ते थे जिसमें और भी हर तरह के बच्चे थे, तो लड़ाइयाँ भी होती थी स्कूल में और आई टेंडेड टू स्टे अवे फ्रॉम देम।
पर कई दफा महसूस किया कि मुझे होना चाहिए और बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। तब भी टॉल होते थे क्लास में? जी, मैं टॉल भी था क्लास में, लेकिन ऑब्वियसली आई वाज नॉट अ बुली। तो इस तरह के लोगों के सामने स्टैंड अप करने का दिल करता था। लेकिन ट्रेनिंग इस तरह की नहीं थी घर से कि वो मैं कर सकता, और फिर उसके बारे में आई वाज ऑलवेज ऑफ में भी इस वक्त। आपने अपने सियासी करियर का आगाज कब किया? अगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करें तो 2013 के इलेक्शन से कुछ पहले, लेकिन उससे पहले पीटीआई ज्वाइन में तकरीबन 2009 में कर चुका था, और उस वक्त से कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, ज़्यादा जो है वो टेक्नोक्रेटिक टाइप थी। और 2013 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो दैट वाज द फर्स्ट पर्सनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। ऑल्दो पॉलिटिकल फैमिली है तो 1985 से ऑनवर्ड्स, बल्कि इवन 77 का इलेक्शन भी थोड़ा बहुत याद है मुझे। कौन सा मोमेंट ऐसा था जहाँ पे आपको लगा कि आप पॉलिटिशियन बनेंगे? मुझे क्लास 2 में ही, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरी एक टीचर थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि तुम्हें लीडरशिप स्किल्स हैं। और हमारे स्कूल में क्लास में उस वक्त 2 ग्रुप्स होते थे जो आपस में ब्रेक के वक्त जो है वो लड़ते रहते थे। तो मैंने एक तीसरा ग्रुप फॉर्म किया जो उन दोनों ग्रुप्स से अलग उस लड़ाई में शामिल नहीं होता था। तो मैं अगर याद करूं तो मुझे वो एक बात याद है जो शायद मेरा पहला लीडरशिप एक्सपीरियंस था। आपने कभी ये सोचा कि अगर आप एक पॉलिटिशियन ना होते तो आप किस प्रोफेशन में जाते? अगर मैं पॉलिटिशियन ना होता तो, अगर चाहता तो मैं स्पोर्ट्समैन बनना था असल में। और लेकिन उस पर ना उस तरह फोकस किया, ना कॉन्सेंट्रेट किया। वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यार वो एचिसोनियंस में हंगर नहीं होता, इतने आला फैसिलिटीज़ होने के बावजूद ये सीरियसली नहीं लेते इन चीज़ों को। तो फैसिलिटीज़ भी थी, अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन फ्रैंकली उस तरह मोटिवेटेड नहीं था, और वो फिर नहीं जा सका उस तरह। एक तो आपने बताया कि आपको खान साहब की स्पीचेस, उनकी पर्सनैलिटी बहुत मुतासिर करती थी। इसके अलावा और कौन सी खसूसियात थी, कौन सी ऐसी बातें थीं जिनकी बिना पर आपने पीटीआई ज्वाइन की? बेसिकली जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पॉलिटिकल फैमिली से तो मेरा ताल्लुक़ है, और हमारा जो स्पेशली चकवाल में धड़ा है वो PMLN की पॉलिटिक्स का हमेशा अपोज करता रहा। ये उससे पहले से हमारा धड़ा था और PMLN उसके खिलाफ बनी। तो हमारा नेचुरल जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में बनता है वो है जो PMLN को अपोज कर रही हो। और पीपल्स पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी भी लूज़ कर गई, और मोहतरमा की शहादत के बाद पॉपुलर लीडरशिप एटलीस्ट पंजाब में तो बिल्कुल नहीं रही। ऐसा ही। और एक बहुत बड़ा वैक्यूम भी था। और हमारी जनरली जो फैमिली का ट्रेंड रहा है कि हम अपनी जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हों उससे लॉयल रहते हैं बहुत अरसा, अनलाइक अ फ्यू अदर जो यहाँ पे प्रेसिडेंसीज हैं पंजाब में। तो हमने मुस्लिम लीग भी, जब मेरे दादा मुस्लिम लीग ज्वाइन की उन्होंने 42 में, उससे पहले यूनियनिस्ट पार्टी में थे। तो अयूब खान एरा तक भी, अयूब खान के दौर में भी वो मादर मिल्लत के साथ ही थी हमारी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली है। अगरचे हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, सेकंड कजन्स, वो सब लोग अयूब खान के साथ जा चुके थे, लेकिन वी स्टेड विद मादर मिल्लत। इसी तरह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगी, और 80s में, ऑल्दो हमारी एक आर्मी बैकग्राउंड भी है, चकवाल की सब लोग आर्मी में, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का झंडा हमने नहीं उतारा अपने घर से 80 थ्रू आउट द मार्शल लॉ एरा। और फिर इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हमने पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा, जब तक फिर जब मोहतरमा की शहादत हुई और एक फील हुआ कि कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा और अब कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो उस वक्त जो है हमने बड़ा लेट पीपल्स पार्टी को छोड़ा, बड़े अरसे बाद से, कि लेट 60s के बाद 2008 ऑनवर्ड्स। आपने कंप्यूटर साइंसेज में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। आपका एक्सपीरियंस बाहर के मुल्क जाकर तालीम हासिल करने का कैसा रहा? तो बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है जी। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो अंडर ग्रेड डिग्री अमेरिका से बेहतर कहीं पे नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे हम ब्रिटिश सिस्टम में भी पढ़े थे पहले स्कूल में, और ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिस्टम पे भी एक नज़र तो थी, और अमेरिका में एक तो क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा है एजुकेशन के अंदर, वो इन्वेस्ट इतना कर चुके हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो मॉडल है वो इतना डेवलप्ड और इतना रिफाइंड है, और एक बड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है जो 4 ईयर कॉलेज है अमेरिका में। और मेरा ख्याल है देयर इज़ नथिंग लाइक इट। अगर आप उसको बयान करना शुरू करें तो आई कैन टेक दिस होल प्रोग्राम। लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में पहले से ही थी, बचपन से ही थी। एक तो फैमिली में भी था और आपकी अपनी पर्सनालिटी में भी था। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में आप जो है स्टूडेंट एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट भी रहे। ये एक्सपीरियंस कैसा था?
बेसिकली जी मैंने जो ओपन अप किया ना पॉलिटिक्स को खुल के, और जो शाइनेस थी शख्सियत में वो ख़त्म हुई, वो उधर जाके ही हुई। यहाँ पे ऑल्दो मैं आखिरी सालों में HSN के प्रेसिडेंट बन गया था, कंप्यूटर सोसाइटी का भी था, फोटोग्राफी का भी था, लेकिन पहला इलेक्शन मैंने वहीं पे लड़ा और वो हार गया मैं। और उससे लेकिन वो एक जो आपको एक पॉइंट होता है जिससे आप आगे चले जाएं, तो फिर आप स्टेज पे खड़े होकर तकरीर भी कर लेते हैं, और तो वो मैंने वहीं पे सीखा। और वो और सेनेट का इलेक्शन लड़ा वहाँ पे यूनिवर्सिटी का, जीता भी। स्टूडेंट गवर्नमेंट में ऑब्वियसली फिर वो एक पूरा सिस्टम है वहाँ पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव। फिर पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन को ना सिर्फ बनाने में अहम रोल अदा किया, बल्कि उसको बहुत ऊपर लेके गए, बल्कि यूनिवर्सिटी की टॉप जो एसोसिएशंस थी उनमें उसको शामिल कराया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फिर प्रेसिडेंट बन गया जो मुकम्मल तमाम। तो वहाँ पे बड़ा भरपूर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री लेना आपकी अपनी चॉइस थी या खान साहब का इंतखाब था या आपके लिए? जी, मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स में आने से पहले ही एक पर्पस इन लाइफ बना चुका था कि तालीम की बेहतरी के लिए काम करना। जब मैं अमेरिका से वापस आया था तो मैंने रियलाइज़ किया था कि हमारे मुल्क की जो तरक्की ना करने की बहुत बड़ी वजूहत में से सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स नहीं निकलती हमारे एजुकेशनल सिस्टम से, और जब तक हम वो नहीं निकालेंगे तब तक टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्पेशली हम ऊपर नहीं जा सकते। और आजकल के दौर में कौमें वही ऊपर गई हैं जो टेक सेक्टर में ऊपर है। तो इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने तौर पे जरूरत करूँगा तालीम की बेहतरी के लिए, जो आप कर सकें। अगर आप किसी एक इंसान को भी इन्फ्लुएंस कर लें तो ये भी एक अचीवमेंट है। मैंने चकवाल में जाके एक स्कूल खोला जिसमें मेरे अपने आइडियाज़ थे कि क्या करना चाहिए एजुकेशन की बेहतरी के लिए। उसको काफ़ी सक्सेसफुल अल्लाह के फजल से हो गया वो सक्सेसफुल। और फिर मेरा ये था कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे इंटरवेंशन की जाए, तभी जब PTI में आया तो मेरा गोल ही ये था कि किसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में आया जाए और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। राजा यासिर सरफराज इंतहाई हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं। घर से नॉलेज पार्क के लिए रवाना हुए। बहुत अजीब सा लगता है अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप फारिग औकात में क्या करते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके पास इतना फ्री टाइम होता होगा, फिर भी जितना फ्री टाइम होता है उसमें आप क्या करते हैं? अगर कभी वक्त मिल जाए जी तो हाइकिंग, ट्रैवलिंग या किसी इस तरह टूरिज्म का बहुत शौक है। गुड। कौन से मुल्कों में गए? मैं जी अमेरिका में तो बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। कोई इनका मेरा ख्याल है नेशनल पार्क नहीं होगा जो मैं ना गया हूँ, और इट्स अराउंड द स्टेट। और यूरोप भी गया हूँ एक आध दफ़ा। उसके अलावा फार ईस्ट भी गया हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया उस साइड पे, और अभी अफ्रीका रह गया। आपको मौसीकी किस तरह की पसंद है और आपके फेवरेट सिंगर कौन से हैं? मुझे हर किस्म की मौसीकी पसंद है जी, और उसमें अगर पाकिस्तानी में तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान फेवरेट हैं। एक ज़माने में इंडियन म्यूज़िक भी मैं सुनता था, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। और इसी तरह जो कंट्री म्यूज़िक मुझे पसंद है, जॉन डेनवर काफ़ी मेरे फेवरेट सिंगर हैं। और इवन जो डांस म्यूज़िक या ट्रांस म्यूज़िक जिसको कहते हैं वो भी पसंद है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। अच्छा। मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर सरफराज ने लाहौर नॉलेज पार्क कंपनी के इजलास की सदारत की। इजलास में CEO नॉलेज पार्क अब्दुल खलील, जमाल अंसारी, वाइस चांसलर मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया आबिद खान और दीगर अफराद ने बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। There is a big potential student body available. A lot of Pakistani students do go abroad every year, and if they can have this full-fledged international campus right in the middle of one of the second biggest city in the country, that would not only attract local students but students around the Middle East, I would suppose. And I remember in 3 decades ago, a lot of people from Middle East used to come to Pakistan. नॉलेज पार्क से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस के लिए रवाना हुए।
अब हमारे नाजरीन को, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि नॉलेज पार्क जो कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी क्या है और ये किस तरह के काम करती है? ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एक काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसमें लाहौर के सेंटर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो इंटरनेशनल कोई यूनिवर्सिटी हो, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हो, तो बाहर से आगे यहाँ पे अपना कैंपस इस्टेब्लिश करे, फिर इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के लिए मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स वो बनाना चाहते हैं, और फिर ऑब्वियसली कमर्शियल हब भी। तो एक काफ़ी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट था। मुश्किल था, हालात, इंटरनेशनल हालात की वजह से कोई यूनिवर्सिटी अभी तक आई नहीं है, अभी भी हम नेगोशिएशंस में ही हैं, लेकिन क्योंकि ये उसके जो डेवलपमेंट का है वो काम जारी है। वो जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट जिस तरह कर रही थी, हम भी उसी स्पीड से एक स्टडीली वो चल रहा है, और क्योंकि उसमें बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कंपोनेंट जो है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, और ये तकरीबन 10 से 15 सालों में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको रहना चाहिए, जारी रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आज भी वही मीटिंग थी एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से, और वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे थे, लेकिन इस वक्त भी उनकी यही बात थी कि जी दुनिया के हालात इतने फेवरेबल नहीं है फौरी तौर पे कुछ करने के लिए, तो लेट्स लुक इनटू इट, और इंशाल्लाह इन ड्यू कोर्स हम ज़रूर करेंगे। पंजाब के अभी भी काफ़ी स्कूल्स इस तरह के जहाँ पे ओ लेवल्स और ए लेवल्स की जो तालीम है वो प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं दी जा रही, स्टूडेंट्स उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं। आपने इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए हैं? देखिए, ओ और ए लेवल तो एक प्राइवेट ज़ाहिर सिस्टम है और सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हुकूमत का काम है कि आवाम को ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करे कि उनको ओ लेवल ए लेवल ना करना पड़े, और हम इस सिलसिले में एक 5 साला प्रोजेक्ट हमने बनाया था। अनफॉर्चुनेटली 2 एग्जामिनेशन साइकिल हमारे ज़ाया हो गए हैं कोविड की वजह से, बिल्कुल एक इमरजेंसी बेसिस पे काम करना पड़ा, तो हम कोई उसको प्रोग्रेस नहीं कर सके उसमें। लेकिन इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर और हमारा आखिरी जो साल है उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हम लेके आएंगे अपने एग्जामिनेशन सिस्टम में। इवेंचुअली ये 10 साल मंसूबा है कि आपने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करके एटलीस्ट उन स्टैंडर्ड्स पे लेके जाना है जो कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल और बाकी जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस पहुंचे, जहां सूबाई वजीर हाई एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं सरफराज ने लाहौर बोर्ड में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब के सिंडिकेट इजलास की सदारत की। सर, आज अभी जहां आप असेंबली में जा रहे हैं, आज का एजेंडा क्या है? आज का जो एजेंडा है जी, प्राइवेट मेंबर बिल लाए जा रहे हैं कुछ जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, और उनको गवर्नमेंट ने अपोज करना है, प्राइवेट मेंबर्स के हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आज असेंबली में जाना भी और टाइम पे पहुंचना भी। अदरवाइज आज स्केड्यूल में नहीं था क्योंकि आज इजलास नहीं था, लेकिन वो अचानक कॉल किया गया, तो फिर ये एक हमारा जो काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस भी हो गई है मेरे रेगुलर स्केड्यूल में। जो सिंडिकेट की मीटिंग थी वो भी मुझे वाइस चांसलर साहब के हवाले करके, तो आई टू रश टू द असेंबली। पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पंजाब असेंबली पहुंचे। असेंबली का इजलास अटेंड करने के बाद वापस बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस पहुंचे। आप हमारे व्यूअर्स को रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताइए। बेसिकली जी हायर एजुकेशन जो है वो एक महंगी फील्ड है, आपको चाहे गवर्नमेंट पैसे स्पेंड करे या प्राइवेट सेक्टर। ऑल्दो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिस तरह पीफ की स्कॉलरशिप गुज़िश्ता गवर्नमेंट की थी,
हमारी गवर्नमेंट ने उसको भी जारी रखा है और अब ये रहमतुल्लाह आलमीन स्कॉलरशिप जो है ये शुरू कराई है, जो कि बेसिकली मेरिट पे स्कॉलरशिप दी जाएगी आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स पे बेस्ड, और जो लोगों के टॉप मार्क्स होंगे उनको खुद ब खुद ही अप्रोच कर लेगी गवर्नमेंट, बल्कि कर लिया है, और उनके कॉलेज के तमाम एक्सपेंसेस जो हैं 4 साल के वो इससे पेड। सर, आने वाले वक्त में हायर एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसको बेहतर बनाने के लिए किस किस्म की मंसूबाबंदी आप कर रहे हैं? देखिए, मैं क्योंकि हायर एजुकेशन को देख रहा हूँ तो हायर एजुकेशन में क्वालिटी को हमने फोकस बनाया है, और जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी की मेरिट पे, और उन जो लोग अपॉइंट हुए उनको ये कहा कि अपना फोकस सेट करें, आपने एक्सेस बढ़ाना भी है, अगर बच्चों की तादाद बढ़ानी भी है तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और उनके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने उनको बना के दिए उसमें इस चीज़ पे ही एम्फोसिस है कि अपनी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग्स कितनी ऊपर लेके जाते हैं, और उसी तरह के जो पैरामीटर्स हैं जो यूनिवर्सिटी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं उन पे उनको एवेल्यूएट किया जाएगा, और जब दोबारा उनको अगर री हायरिंग के लिए वो आएंगे तो वो इसी अपने साथ अपने KPIs के अगेंस्ट जो भी उनके पॉइंट्स होंगे वो एक रिपोर्ट लेके आएंगे। तो ये उनका उसकी वजह से ही उन्होंने इस पर काम भी शुरू किया है और कर भी रहे हैं। लोग अक्सर यही कहते हैं कि ज़्यादा पैसे बढ़ाए जाएँ, मैं समझता हूँ कि पैसों की एफिशिएंसी यूटिलिटी बड़ी ज़रूरी है। आवाम का पैसा ज़ाया करने के लिए नहीं होता, आप जब उसको इफेक्टिवली लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि मेरा ख्याल है कि बहुत लंबा चौड़ा पैसा ज़ाया भी हो रहा था, सही प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो जब तक आप सिस्टम्स को इन प्लेस नहीं करेंगे, जो हमने किया है, स्टैट्यूट्स बनवाए हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो बगैर स्टैट्यूट्स के काम कर रही थी, और जब स्टैट्यूट्स बन जाते हैं तो फिर उन कवानीन के तहत ही आपको चलना पड़ता है, और बड़ा ज़रूरी है यूनिवर्सिटी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ये तमाम काम हमने बहुत किए हैं, और इसके नतीजे में ही एक परफॉर्मेंस ऊपर जानी शुरू होगी। ऑलरेडी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग्स ऊपर चली गई हैं, 3 सालों में आपकी ऑलमोस्ट दुगनी होगी यूनिवर्सिटी जो पंजाब में और पहले रैंक 3 के मुकाबले में। आप जानते हैं जिस तरह कोरोना की वजह से स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आके क्लासेस को 1-to-1 अटेंड नहीं कर सके, फ़िज़िकली अपनी अटेंडेंस नहीं दे सके, क्या इस सूरत हाल में उनसे एग्ज़ाम्स लेना दुरुस्त बात है? देखिए, आमतौर पे इम्तिहानात इस वजह से लिए जाते हैं कि फैसला किया जा सके कि बेहतर स्टूडेंट्स कौन से हैं और किन को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलना है, किन को इंजीनियरिंग में मिलना है, ताकि मेरिट बन सके। अदरवाइज़ आप इम्तिहान नहीं लेंगे तो किस बेस पे लोग फ्यूचर में एडमिशन लेंगे, और अगर कोई उनमें कंपैरिजन नहीं होगा फिर, और अगर आप ये जो असेस करके ग्रेड्स दे देते हैं उनकी परफॉर्मेंस, उसमें बहुत लोगों की शिकायत होती हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। तो बेसिकली आप इम्तिहान लेके उन स्टूडेंट्स का राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने वाकई मेहनत भी की है, घर बैठ के भी पढ़ा है, घर बैठ के वो कोई वीडियो गेम्स नहीं खेलते रहे या फेसबुक पे टाइम ज़ाया नहीं करते रहे, तो उनको ज़ाहिर है हम उनका नुकसान तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये लायक स्टूडेंट्स हैं, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये इम्तिहान लिए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स को स्टूडेंट्स में इनकरेज करने के लिए और खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए किस किस्म के इक़दाम आप लोग ले रहे हैं? देखिए, हमने पहले साल ही यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स लीग्स के नाम से एक सिस्टम मुतारफ़ कराया, जो बिल्कुल उस तरह पैटर्न था जिस तरह अमेरिका में हायर एजुकेशन में तालीम को पैटर्नाइज़ किया जाता है, और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आप तमाम पंजाब की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को हमने लीग्स में डिवाइड किया, उनको पूरा एकेडमिक स्पोर्ट्स का कैलेंडर बना के दिया, इनामात रखे, बहुत लंबी चौड़ी स्कीम थी। अनफॉर्चुनेटली वो शुरू तो हो गई लेकिन कोविड की वजह से दरमियान में ही रुक गई, और एक साल हमने सिर्फ क्रिकेट का कराया था, जो नेक्स्ट ईयर था उसमें हमने तमाम स्पोर्ट्स का कराया था, 10 स्पोर्ट्स थी उसमें, और अब हम दोबारा हमारे बजट में पैसे एलोकेटेड हैं। इस साल अल्लाह ने खैरियत रखी तो इंशाल्लाह उसका तीसरा फेज़ जो है उस पर काम होगा इंशाल्लाह। आप लोगों ने अभी तक सुबह पंजाब में कितनी नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं? 5 यूनिवर्सिटीज़ जी ऑपरेशनल हो चुकी हैं। बेसिकली आसान था उनको बनाना, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद था, और हमने कुछ कॉलेजेस को अपग्रेड किया, तो वो बाकी जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तकरीबन हमारा इरादा है कि कम से कम 20 नई यूनिवर्सिटियाँ टेन्योर के एंड तक या ऑपरेशनल हो चुकी होंगी या अपने आखिरी मराइल में होंगी। पंजाब हायर एजुकेशन में जो बजट अलॉट किया जाता है, समझते हैं वो काफ़ी है एजुकेशन के लिए? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि जितना भी हो इतना कम है, और हमने गुज़िश्ता साल तकरीबन ये फ़ैसला भी कर लिया था और हमें एलोकेशन भी हो गई थी कि हम हर साल 25 अरब रुपए कम से कम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे लगाएंगे पंजाब में, और हर साल, तो 4 सालों में वो 100 अरब लगने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोविड आया और बजट के बहुत सीवियर कट्स हुए, तो वो हमें बिल्कुल
मिनिमल पे ले गए 3 अरब पे, क्योंकि तमाम जो रिसोर्सेज थे वो हेल्थ को एलोकेट करने पड़े, कुछ वैसे कम हो गए। बहुत बड़ा डिफरेंस। तो बिल्कुल लास्ट ईयर तो एक वेस्टेड ईयर था, और इस साल फिर उन्होंने उसको बढ़ा के तकरीबन 16 अरब के करीब ले गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो 25 अरब तो नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर देन कंपैरेटिवली तो काफ़ी लंबा जंप है। और नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करते हैं 2 बजट्स हमने और देने हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम स्कीम हमने शुरू की हैं ये अपने ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, ये 25 अरब रुपए का बजट सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए था या पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए? जी नहीं, सिर्फ हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा एक नॉन डेवलपमेंट बजट होता है, जो तनख्वाहें और बाकी मामला होते हैं वो इसके अलावा। आपने सर्च कमेटी भी बनाई, इसके बारे में आप हमें बताएं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि पॉलिटिसाइज ना होने दिया जाए वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन का प्रोसेस, और हमने नहीं बनाई, हर गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को डालें जो बिल्कुल सियासी ना हो, प्योर रिकमेंडेशंस हों, और उनका जो बैकग्राउंड है बड़ा वो साफ से शफाफ हो। हमने उनके बारे में बाकायदा तहकीकात करके उनको अपॉइंट किया, और फिर उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी चेक कराया, और अल्लाह की वजह से बड़ी अच्छी उन्होंने हमें सिलेक्शन करके दी। आपकी मसरूफियात, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी अपनी लाइफ, आपका रहना यहाँ लाहौर में है, अपने हल्के को आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पे जी एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। डेरा मौजूद है, उसमें मुलाजमीन मौजूद हैं जो लोगों के मसाइल देख रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, पुलिस को हैंडल करने के लिए और लोग हैं, महकमा माल को और उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए और लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों के कामों के लिए और हैं, और वो उसके अलावा मेरे फर्स्ट कज़न है राजा उस्मान, वो तमाम मामला जिन पर मेरा जाना ज़रूरी होता है उसको उधर हो जाते हैं। वेरी नाइस। ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी तमन्ना जो पूरी ना हुई हो, मिली ना हो, और आप चाहते हुए हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, कुछ ऐसा है? तो वो क्या कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश के दम निकले, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ और पूरी ना हो जाए।